आषाढ़ बोनालू महोत्सव 22 जून से हैदराबाद में शुरू होगा। बोनालू उत्सव गोलकोंडा किले में पहले बोनम एलम्मा के साथ 1 महीने तक चलेगा। बेगमपेट के हरिता प्लाजा में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव की अध्यक्षता में व्यवस्थाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसी बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को बोनालू उत्सव की व्यवस्थाओं के बारे में निर्देश दिए हैं। 22 जून को गोलकोंडा में आषाढ़ बोनाल शुरू होगा। 9 जुलाई को सिकंदराबाद महाकाली बोनालू के बाद अगले दिन सुबह 10 को रंगम कार्यक्रम होगा। मंत्री श्रीनिवास यादव ने कहा कि 16 को ओल्ड सिटी बोनालू व 17 को संयुक्त मंदिरों के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इसी मौके पर उन्होंने टिप्पणी करी कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बोनालू उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य बनने के बाद सीएम केसीआर ने बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। कहा जाता है कि दुनिया को तेलंगाना की संस्कृति दिखाने के लिए बोनालू उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार ने इस वर्ष बोनालू महोत्सव का आयोजन के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस बैठक में मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, मल्लारेड्डी, सीएस शांति कुमारी, मेयर विजयलक्ष्मी, डीजीपी ने हिस्सा लिया है। योग महोत्सव कार्यक्रम के लिए सब कुछ तैयार है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि दुनिया में पहली बार हैदराबाद में योग महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 25 दिनों का काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि जाति और धर्म को छोड़कर योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहा गया है कि कल सुबह वे हजारों योग गुरुओं के बीच इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में योग महोत्सव आयोजित करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और इसी कार्यक्रम के लिए राज्यपाल, राज्य के मंत्रियों, फिल्म कलाकारों और खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सभी लोगों से आने का आह्वान किया है। कार्यक्रम योग महोत्सव दुनिया के मानव समाज के महोत्सव बन चुके हैं। ये जन आंदोलन बन चुके हैं। तो इसलिए पिछली बार जैसे हम लोगों ने कार्यक्रम की रचना की थी और देश और विदेश की जनता के सहयोग से, अलग अलग देश के सहयोग से हमने उसको सफल रूप दी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन, उसके नेतृत्व ने ये संभव की थी। इस बार भी हम लोगों को और भी बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हुई है। और इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जो थीम रचना की गई है, वो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन हार्ट वन फैमिली, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। सो दिस इज द थीम। और इस बार हम लोगों ने इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल लेवल पर अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने रचना की है। इंटरनेशनल लेवल पर ओशन रिंग का योजना प्रस्तुत की गई है, यानी कि दुनिया में 5 ओशन है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, तीनों मंत्रालय एक साथ जोड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत की है। और ये निश्चित है ओशन रिंग को भी सफल रूप दिया जाएगा। उसी हिसाब से हमारी आर्कटिक टू एंटार्क्टिका, आर्कटिक टू एंटार्क्टिका ये कार्यक्रम भी हम लोगों ने ऐसे रचना की है कि जो भी देश फॉलोइंग ऑन एंड नियर द प्राइम मेरिडियन विल जॉइन द योगा डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि आर्कटिक टू एंटार्क्टिका में आसपास में जितना भी इसमें बसे हुए देश इस योगा डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लेंगे। और साथ साथ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको भी जोड़ने के लिए हम लोगों ने योजना प्रस्तुत की है। हिमाद्री हमारी इंडियन रिसोर्स बेस इन सवालबार्ड आर्कटिक रीजन में है एंड भारती द 3rd इंडियन रिसोर्स बेस इन अंटार्कटिका। यहां हमारी जो भी देश है वहां योग डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। साथ में जो इंटाइनिंग टीम है उसी प्रांत में रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, उनको भी इसमें जोड़ने के लिए इनवाइट किया जाएगा। साथ साथ में हम लोगों ने
हमारी WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला उन्होंने कार्यालय दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर जो भी उन्होंने स्थापना की है भारत की गुजरात के जामनगर में, उसमें भी इस बार बड़ी मात्रा में योग डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। साथ साथ में नेशनल लेवल पर हमारे मल्टी सेक्टर और मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत की है। द फ्लाइट डेक्स ऑफ INS विक्रांत एंड INS विक्रमादित्य विल शोकेस योगा डेमोन्स्ट्रेशन इन सिनर्जी। इसको भी ऐसे ही हम लोगों ने सफल बनाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत की है। साथ साथ में अनदर यूनिक फीचर है योग भारत माला। योग भारत माला इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, they will join hands for yoga demonstration at borders, coast and islands to form योग भारत माला। उसी हिसाब से अलग अलग मंत्रालय की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। इस कार्यक्रम में हमारी जो भी इंस्टीट्यूशन है, योग इंस्टीट्यूशन नेशनल और इंटरनेशनल रेपुटेशन की, वो भी भाग लेंगे। साथ साथ में कॉर्पोरेट हाउसेस भी इस कार्यक्रम में अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी हिसाब से लोकल स्तर पर हम लोगों ने ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल, उनको भी शामिल किया जा रहा है। और साथ साथ में इस स्तर पर पंचायत, आंगनबाड़ी, आशा, ANM वर्कर्स विल पार्टिसिपेट इन दिस योगा डेमोन्स्ट्रेशन। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद छावनी ईस्ट मारेटपल्ली के सिरीपुरी कॉलोनी में सीसी सड़क कार्यों का शिलान्यास किया है। इसी अवसर पर बोलते हुए तलसानी ने कहा कि सायनत द्वारा छावनी के विकास के लिए उनके प्रयासों का प्रमाण है जो हमारे बीच नहीं है। हम जो आधारशिला रख रहे हैं, यह भी कहा गया है कि सायना के जीवनकाल में विकास कार्यों के लिए की गई अपीलों से संबंधित 12 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की जा चुकी है। उन कामों को भी जल्द शुरू किया जाएगा। मंत्री तलसानी ने कहा कि CM KCR के नेतृत्व में लोगों को कोई दिक्कत ना हो और इसी के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल कल हैदराबाद आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR से मुलाकात करेंगे। पिछले कुछ समय से वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भीतर विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का दावा करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार की रक्षा और जमीन से जुड़े अधिकारों के बारे में फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार को भी केंद्र को इसकी जानकारी देनी चाहिए। गांधी भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है और इसी बैठक की अध्यक्षता AICC प्रभारी माणिकराव ठाकरे और TPCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने करी है। तेलंगाना सरकार द्वारा जियो 111 को रद्द करने पर विपक्ष भड़क रहा है। दूसरी ओर तेलंगाना कांग्रेस ने जियो को रद्द करने के परिणामों का अध्ययन करने के लिए 7 सदस्यों वाली एक समिति बनाई और इसी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री कोंदर रेड्डी हैं। समिति के पूर्व मंत्री प्रसाद और पूर्व विधायक राममोहन रेड्डी के अलावा विकाराबाद और रंगारेड्डी जिलों की कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष और 2 अन्य विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यह कमेटी इस बात की भी जांच करने वाली है कि जियो 111 लिफ्टिंग एरिया में कितने राजनीतिक नेताओं के पास जमीन है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस जियो को हटाए जाने से हैदराबाद के दोनों जलाशयों को नुकसान होने की आशंका है। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, विधायक श्रीधर बाबू, MLC जीवन रेड्डी, जाना रेड्डी, पोन्नल्ला लक्ष्मैया, वी हनुमंतराव, अभियान समिति के अध्यक्ष मधु याशकी, AICC सचिव नदीम जावेद और संपत कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। गंगापुत्रों ने बोलकपुर मुख्य मार्ग पर धरना दिया है। सरकार ने पिट्टा रविंद्र मुदिराजू को मुतवा सहकारी समितियों को अध्यक्ष नियुक्त किया और गंगापुत्रों को अपमानित किया है। गंगापुत्र संगम के अध्यक्ष शंकर ने चेतावनी दी है कि वे प्रदेश के सभी मुतवा संघों और नगर संगमों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सभी गंगापुत्र सरकार से अधीर है क्योंकि मुदिराज समुदाय के एक व्यक्ति को गंगापुत्रों के लिए नहीं मुतवा सहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गंगापुत्रों को न्याय दिलाने के लिए गंगापुत्रों को मुतवा सहकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने को कहा गया। इस कार्यक्रम में महासचिव आनंद, उपाध्यक्ष अनीश गोपाल, श्रीराम, नरेंद्र भवन अध्यक्ष साई, महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी स्वरूप अन्य ने भाग लिया।
आरबीआई ने जैसे ही 2000 के नोट को बंद करने की बात कही, वैसे ही लोगों को नोटबंदी के दिन याद आ गए। कैसे नोट बदलवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था और कई लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी थी। अब जब ये खबर आई है तो लोग लंबी कतारों से बचने के लिए सावधानी बरतते नजर आए हैं। बैंकों में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे, पर लोग बैंक न जाकर दूसरे उपायों पर अधिक ध्यान देते नजर आ रहे हैं। अब इन 2000 के नोटों से मध्यम वर्ग के लोग सोना खरीदते नजर आ रहे हैं। इस समय तो हाल ये है कि लोगों को सोने के बड़े दाम से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और वे बैंक जाकर 2000 के नोटों को बदलवाने के बजाय सोना खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इसी वजह से देश भर में सोने की खरीदारी बढ़ी है। कुछ लोग ऑनलाइन खरीदारी करके 2000 रुपए के नोट दे रहे हैं। दूसरी ओर छोटे व्यापारी 2000 के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं। वही लोग तेजी से ज्वेलरी स्टोर, पेट्रोल पंप और फूड डिलीवरी ऐप की ओर रुख कर रहे हैं। किराना, मेडिकल, सब्जी मंडी और छोटे व्यापारी 2000 रुपए का नोट नहीं ले रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस समय 2000 के नोट बदलकर जेवर खरीद लेंगे और फिर बाद में उसे बेचकर पैसा कर लेंगे। जिन लोगों के पास 2000 के नोट सिर्फ 1 या 2 है, वे लोग पेट्रोल पंपों पर जा रहे हैं। यहाँ हर कोई 2000 रुपए के नोट दे रहा है। ऐसे में बैंकों पर नो चेंज के बोर्ड नजर आ रहे हैं। शहर के एक पेट्रोल पंप पर तो नोटिस लगा दिया गया है कि 1000 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डलवाने पर ही 2000 के नोट दिए जाएंगे। वही फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने ट्वीट कर कहा कि आरबीआई के फैसले के बाद उनके ग्राहक 2000 के नोटों में ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। शुक्रवार से 72% कैश ऑन डिलीवरी का भुगतान 2000 के नोटों में ही किया जा रहा है। हैदराबाद सहित प्रमुख शहरों में सोने की दुकानों में इस 2000 के नोट के बंद होने की वजह से रौनक लौट आई है। अब सोने के खरीदार 2000 रुपए के नोट में ही भुगतान कर रहे हैं और इसी के चलते सोने की कीमत में पिछले हफ्ते के मुकाबले 485 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। हालांकि 2000 रुपए के नोट बंद होने से खरीदारी पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दुकानदार ने कहा है कि पिछले सप्ताह की तुलना में खरीदारी 2 गुनी हो गई है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए स्किल जरूरी है। कौशल महोत्सव के अंतर्गत 3 व 4 जून को सिकंदराबाद और विद्यानगर के रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि ई जॉब मेले में 220 कंपनियां आ रही हैं, इसलिए युवाओं को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस जॉब फेयर में भाग लेने वाले युवाओं को कौशल mहोत्सव.nsdcdigital.organization वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए आमंत्रित किया जाता है और इस रोजगार मेले में 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवाओं ने भाग लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें फोटोग्राफ के साथ कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कल मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित नीति आयोग की बैठक में भी वे अनुपस्थित रहेंगे। वे केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किसी भी विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने चेतावनी दी है कि लोग इसे समझ रहे हैं और आने वाले दिनों में लोग काफी समझदार होंगे। सैनिकपुर स्थित बीएलआर चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय में इस माह की 29 तारीख से बीएलआर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और बीएलआर क्रिकेट लिंक के पोस्टर का विमोचन बीएलआर चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापकों बीआरएस राज्य के नेताओं भंडारी लक्ष्मण रेड्डी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा, उपल निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी डिवीजनों में क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। उसी के अंतर्गत कापरा और एएस राव नगर मंडल के खिलाड़ियों को इस मौके का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है। इसी कार्यक्रम में बीएलआर चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि बैरी नवीन गौड़, अल्पसंख्यक नेता बद्रुद्दीन इंद्रा, रहीम भास्कर गौड़, रविंद्र शिवा राज, गणेश यादव, श्रीकांत गौड़, गोली श्रीनु और पवन व अन्य शामिल हुए। भाकपा प्रदेश सचिव कनमनेनी संभाशिव राव ने मांग करी है कि बेमौसम बारिश से प्रभावित लोगों को सरकार का मुआवजा देने का वादा तुरंत ही पूरा किया जाना चाहिए और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने केसीआर को खुला पत्र लिखा है। सीएम के आश्वासन के बावजूद फसल का मुआवजा नहीं मिलने से किसान गंभीर भावनात्मक संकट से जूझ रहे हैं। कहा है कि क्रय केंद्रों में अनियमितताएं बरती जा रही है। प्रति क्विंटल 5 से 6 किलो की कटौती की जा रही है।
उन्होंने चिंता जताई कि 70% नमी होने पर भी खरीदना पड़ रहा है, लेकिन वे 16% नमी से तोल रहे हैं। कुनमनेनी संबशिवराव ने सीएम केसीआर से क्षेत्र स्तर पर समस्याओं को हल करने की अपील करी है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने विद्यानगर स्थित एटीआई में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात करी और आर कृष्णैया ने केंद्रीय मंत्री को 18 मांगों वाली एक याचिका सौंपी है। उन्होंने बीसी के लिए विधायकों में 50% आरक्षण की मांग करी और उन्होंने यह भी कहा कि बीसी विधेयक को संसद में पेश किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर कृष्णैया सहित बीसी नेताओं ने भाग लिया है। वीआरओ के वारिसों ने हैदराबाद के नामपल्ली में भूमि प्रशासन विभाग के आयुक्त के कार्यालय के सामने धरना दिया और वीआरओ के कई वारिसों और परिवार के सदस्यों ने वीआरओ सिस्टम में तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की मांग करी है। उन्होंने कहा कि जो लोग राज्य भर के विभिन्न जिलों से आए हैं, जिन्होंने अपने परिवारों में वीआरओ के रूप में काम किया, उनकी कोरोना के दौरान मौत हो गई। उन्होंने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वीआरओ के उत्तराधिकारियों से उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति लेने की अपील करी है। कांग्रेस नेता मधुयाशी गौड़ ने कहा कि अब से हर माह के पहले सप्ताह में पीएससी की बैठक होगी। उन्होंने आरोप लगाया तेलंगाना की संपत्ति की लूट-खसोट और छुपाने वाले केसीआर परिवार ने लोगों की हत्या की है। मधुयाशी गौड़ ने कहा कि आंध्र के लोगों ने उन्हें लूटा है, अब आंध्र के केसीआर लूट रहे हैं। पूर्व मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि कर्नाटक की जनता जो फैसला देगी उसे तेलंगाना की जनता भी देगी और ये बताएंगे कि कैसे तेलंगाना सरकार ने 9 साल में लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी 1 या 2 दिन में घोषित कर दी जाएगी। सरकार की नाकामियों के साथ श्रीधर बाबू ने समझाया कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तेलंगाना के शहीदों के परिजनों ने हैदराबाद गन पार्क के सामने विरोध प्रदर्शन किया और शहीद स्तूप का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के परिजनों ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा बनाए जा रहे स्मारक में अमरवीरों की उपेक्षा की गई है और उनकी मांग है 1200 शहीदों का इतिहास उनकी फोटो स्मृति में रखी जाए। वे शहीदों के परिजनों के साथ स्मारक की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार शहीदों के बलिदान को नहीं पहचानती। उन्होंने कहा वह पिछले 10 साल से भले ही प्रगति भवन में सीएम से मिलने जा रहे हैं, लेकिन गेट के अंदर तक नहीं जा पा रहे। उन्होंने कहा मृतक के परिजनों को दी जाने वाली जियो 80 को निरस्त करने के कारण पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। वे जियो 80 को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। वे शहीदों के परिवार को 2 जून और स्मारक शुरू करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। राज्य तकनीकी शिक्षा आयुक्त नवीन मित्तल ने पॉलिसेट परीक्षा में 82.75% छात्रों के उत्तीर्ण होने की घोषणा करी और इसी हिसाब से 80,752 छात्र पास हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 17 मई को हुई उस परीक्षा के लिए कुल 1,05,742 लोगों ने आवेदन किया था और 98,273 लोगों ने परीक्षा दी थी। इन परिणामों के माध्यम से राज्य के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ साथ कृषि, बागवानी और पशु चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश किए जाएंगे। नवीन मित्तल ने एमपीसी और एमबीआईबीसी वर्गों में पहले 3 रैंक हासिल करने वालों के नामों की घोषणा करी है। एलबी नगर वर्किंग जर्नलिस्ट के जीएससी सदस्यों ने श्रीकांतचारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिन्होंने तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान अपने त्याग और बलिदान का परिचय दिया। एलबी नगर में कार्यरत सभी श्रमजीवी पत्रकारों को मकान देने को कहा गया हम पहले ही एलबी नगर विधायक देवी रेड्डी, सुधीर रेड्डी और सभी विपक्षी नेताओं को याचिका सौंप चुके हैं। अफसोस की बात है विधायक ने अब तक उनके अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने उन्हें सोचने और सही निर्णय लेने के लिए कहा। साथ ही विपक्षी नेताओं ने अपनी एकजुटता व्यक्त करी है और आंदोलन को समर्थन देने का वादा किया है। एलबी नगर वर्किंग जर्नलिस्ट जीएससी सदस्यों ने ये कहा। बोल्टन स्कूल की प्रिंसिपल सुभाषिनी राव कहती है कि कराटे से हिम्मत बढ़ती है और आत्मरक्षा मिलती है। समर कैंप के अंतर्गत उनके स्कूल के छात्रों को नाइक बूडो खान कराटे एकेडमी के माध्यम से 1 महीने के लिए कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंत में विद्यार्थियों ने सीखी कौशल का प्रदर्शन किया है। आग से कूदना, अपने पेट पर 2 पहिया वाहन को ले जाना, अपनी उंगलियों पर और अपनी छाती पर बोल्डर तोड़ना और उनके जबरदस्त स्टंट से प्रभावित। सोमू और कराटे से दिखाया कि कैसे आंखों पर पट्टी बांधकर आत्मरक्षा हासिल की जा सकती है। सुभाषिनी राव ने सुझाव दिया कि शिक्षा के साथ साथ कराटे को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। खासकर कराटे सीखने वाली लड़कियों का मनोबल बढ़ा है और वे खतरे में आकर अपनी रक्षा कर सकती हैं। बोल्टन स्कूल की प्रिंसिपल सुभाषिनी राव ने यह स्पष्ट किया, यदि सभी लड़कियां कराटे सीखती हैं तो वे बहादुरी से किसी भी स्थिति का सामना कर सकती हैं, यदि वे वास्तविक स्वतंत्रता के सपने को साकार करना चाहती है। जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, जब एक महिला आधी रात में अकेली घूम सकेगी
तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर अब महाराष्ट्र में अपनी पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी बीआरएस राज्य के बाहर पहली बार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया और इसी शिविर में महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 दिनों तक नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीआरएस प्रमुख मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जोर शोर से इन प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत कर दी है। देखना तो यह है कि इस प्रशिक्षण शिविर से पार्टी को आने वाले दिनों में कितना और कैसा लाभ होता है। नांदेड़ में जहां इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है उस जगह का नाम है अनंत लॉज, जो अब पूरी तरह से गुलाबीमय हो गया है और इसी स्थल के आसपास के सारे क्षेत्र में हर तरफ गुलाबी झंडे यानी बीआरएस के झंडे ही लहराते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे नांदेड़ को केसीआर के स्वागत के लिए भव्य रूप से सजाया गया। साथ ही जहां नजर पड़े वही केसीआर के बैनर के साथ ही उनका नारा अब की बार किसान सरकार दिखाई दे रहा था। इसी के अलावा देश के नेता कैसा हो, केसीआर जैसा हो। देश का नेता केसीआर जैसे नारों से लोगों ने केसीआर का स्वागत करा है। नांदेड़ एयरपोर्ट से अनंत लॉज रोड तक रेलवे स्टेशन सहित मुख्य जंक्शन सब कुछ गुलाबी में नजर आया और इससे साफ जाहिर होता है कि वहां की जनता में सीएम केसीआर के इस शिविर को लेकर कितना उत्साह है। यही नहीं, मंच पर बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी सहित मराठा नेताओं के फोटो भी लगाए गए। महाराष्ट्र के सभी 278 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी की शीर्ष नेता प्रशिक्षण शिविरों में आए और राज्य के 6 मंडलों के प्रमुख नेताओं के साथ साथ महिला प्रकोष्ठ की संयोजक, समन्वय की संयोजक, किसान प्रकोष्ठ की संयोजक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला परिषद, नगर निगम अध्यक्ष, नगर सेवक, कारपोरेटर, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रत्येक से अन्य महत्वपूर्ण नेता निर्वाचन क्षेत्र इन शिविरों में आए और शिविर में केवल पास वालों को ही प्रवेश दिया गया और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पास पहले ही से ले लिया था, जिससे कि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। कहा गया 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद पार्टी पदाधिकारियों को प्रचार सामग्री के साथ साथ लैपटॉप और टैब भी सौंपा जाएगा और इसके अलावा 1 माह तक होने वाली पार्टी सदस्यता पंजीयन संबंधी पुस्तकों का भी निर्वाचन क्षेत्र वार वितरण किया जाएगा। महाराष्ट्र की स्थानीय कला परंपराओं के अनुसार विशेष रूप से रचित गीत और विभिन्न कला रूपों से संबंधित एक सांस्कृतिक संग्रह भी पेन ड्राइव के रूप में प्रदान किया जाएगा। केसीआर ने यहां प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया और उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि बीआरएस पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक किसानों का भला नहीं हो जाता। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी समस्याओं का निराकरण न होने पर केसीआर ने दुख जताया। साथ ही यह भी कहा कि सिंगापुर, मलेशिया जैसे छोटे देशों ने खासा विकास कर लिया और हम पीछे रह गए। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच एक खास रिश्ता होने की बात भी केसीआर ने कही है और साथ ही ये भी कहा है कि दोनों राज्य बॉर्डर ही साझा नहीं करते बल्कि दोनों राज्यों की समस्याएं भी एक जैसी है जो तेलंगाना मॉडल से सुलझाई जा सकती है। कृष्णा गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से ही होता है तो फिर इस राज्य में पानी की कमी पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है। इस प्रशिक्षण शिविर में नेताओं के साथ ही लोगों में बीआरएस के प्रति जो उत्साह दिखाई दे रहा है उससे तो यही लगता है कि आने वाले चुनाव में यहाँ केसीआर को अधिक से अधिक सीटें मिल सकती हैं। वही आने वाले समय में पता चल जाएगा कि केसीआर को महाराष्ट्र के लोग अपना नेता मानते भी हैं या फिर नहीं, या फिर तेलंगाना मॉडल उन्हें कितना लुभाता है।
कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी की मां लक्ष्मी को कर्नूल के विश्व भारती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे वहां से सीधे हैदराबाद लाया गया। लक्ष्मी को गच्चीबावली में AIG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अविनाश रेड्डी भी अपनी मां के साथ हैदराबाद आ गए। फिलहाल वह भी अस्पताल में है और दूसरी तरफ अविनाश रेड्डी के पिता भी बीमार पड़ गए। उच्च रक्तचाप के कारण उन्हें चंचलगुड़ा जेल से उस्मानिया अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए कल निम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू और शब्दों के जादूगर त्रिविक्रम श्रीनिवास की कॉम्बिनेशन में आने वाली नई फिल्म को फिल्म क्रू से अपडेट मिला है और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी हरिका और हसीनी क्रिएशन ने खुलासा किया कि फिल्म के टाइटल की घोषणा 31 मई को की जाएगी। महेश सुपर फैंस ने कहा कि यह टाइटल 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगा और अभी तक इस मूवी का वर्किंग टाइटल SSMB 28 है। महेश बाबू की यह 28वीं फिल्म है। इसमें महेश के पास लुक में नजर आने से फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ गई है और इस फिल्म में महेश बाबू के साथ पूजा हेगड़े और श्रीलीला काम कर रही है। तमन संगीत दे रहे हैं।